हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही है। हम लोग मूल विधि के 900 प्लस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनमें से हमने पहला भाग दे दिया था। अभी 2 दिन थोड़ा टेक्निकल इशू रहा, पर अब ये टेक्निकल इशू सॉर्ट आउट हो गया है। आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा सारी दिक्कतें आ जाती हैं, पर अब हम आगे इस सीरीज को बढ़ा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सर आप तो एज इट इज घटना चक्र को उठा के पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भाई पहली बात तो ये है कि जो ये सब टॉप क्वेश्चंस हैं, टॉप एकदम लीडिंग ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे इनके क्वेश्चन हैं। तो हमको क्या करना है, हमको प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट हमने सब पढ़ लिया है। और आप अगर ये इतनी बात मुझे मेरे को पता थी कि आप लोग ऐसे कर सकते हो, और राम जी की पाठशाला कभी भी भ्रमित नहीं करता किसी को। अब अगर मेरे को हेर फेर करनी होती, मैं क्वेश्चन इधर के इधर कर देता, इधर आपको पता ही नहीं लगता। तो हम जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनसे प्रैक्टिस करेंगे, अदर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप बस प्रैक्टिस करने पे ध्यान रखो, और जिसको दिक्कत है वो कृपया वीडियो बंद करके कहीं और चला जाए। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है, मतलब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें बोला जा रहा है कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कारावास के कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। आपको पता है जो धारा 303 है उसमें यह बात है कि यदि कोई सिद्ध दोष आजीवन कारावास, यानी कोई व्यक्ति आजीवन कारावास को भोग रहा है और वो आजीवन कारावास को भोगते भोगते किसी की हत्या कर दे, तो उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। परंतु मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को असंवैधानिक करार दिया और अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन माना। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न। अब इसमें है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु, ये तो आपको आंख बंद करके लगाना चाहिए, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। संबंधी प्रावधान किसमें है, तो धारा 304 बी में, धारा 304 ख में या धारा 304 बी में दहेज मृत्यु का प्रावधान है। ठीक है, ये देखो 300, आपको मैं एक बात बताता हूँ। 299 में क्या है, 299 में है आपका कल्पेबल होमिसाइड यानी सदोष मानव वध, इसको आपराधिक मानव वध कहा जा रहा है। और 304 में आपराधिक मानव वध का ही दंड है जो आजीवन कारावास है। धारा 302 में हत्या का दंड है जो मृत्युदंड और आजीवन कारावास। ये अगली धारा, भारतीय दंड संहिता की धाराएं 359 से लेकर 374 तक किन किन अपराधों से संबंधित। देखो जो आपका ये है आपराधिक अप्राकृतिक अपराध है ना, ये है 377 में। ठीक है, हत्या का प्रयास है आपका 307 में, और बलात्कार वाला हो जाता है आपका 376 में। तो आपका यही ऑप्शन यहाँ पे बच गया। इसमें आपका व्यपहरण देखो अपहरण हो गया, बेला फुसला कर ले जाना यानी कि व्यपहरण हो गया, गुलामी यानी दास्ता हो गया, और जबरन मजदूरी यानी कि बलात् श्रम हो गया। उसके बीच में ही ये सारी धाराएं आपकी आ जाती हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यपहरण है। दी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी धाराएं जिनमें मृत्युदंड का प्रावधान है। 121, 132, 194, और उसके बाद आपका आ जाता है 302, 305, और उसके बाद आपका आ जाता है 364 ए। ठीक है, उसके बाद 376 की विभिन्न धाराओं में आ जाता है, और फिर आगे भी एक दो धाराएं हैं। तो 364 है, यदि कोई फिरौती के लिए, फिरौती मांगने के लिए व्यपहरण करता है तो धारा 364 ए के तहत उसको मृत्युदंड का प्रावधान है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं। मतलब कि इनमें से कौन सा केस, वो कौन सा केस है इनमें से जिसमें लैंगिक उत्पीड़न, ठीक है, उसके लैंगिक उत्पीड़न होता है मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट के शमन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। तो वह है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो महिलाएं कामकाजी हैं और वो काम कर रही है तो वहां पर उनका लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है, तो उससे बचाना। उसके बाद देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में चोरी है। भारतीय दंड संहिता कौन सी धारा में चोरी है, तो आंख बंद करके लगाएंगे, धारा 378 में चोरी है, चोरी को परिभाषित किया गया। ठीक है, अगला है
भारतीय दंड संहिता में लूट किसमें परिभाषित है? तो लूट आपका है 390 में। किसमें? लूट है 390 में। और धारा 383 में है उद्दापन, एक्सटॉर्शन। 378 में चोरी है और 391 में डकैती। देखो मैंने एक चीज बताई थी, यदि चोरी कर रहा है, यदि चोरी कर रहा है और चोरी करते हुए यदि भय दिखा दिया तो तुरंत वह लूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर चोरी करते हुए भय दिखा दिया तुरंत वह चोरी लूट में कन्वर्ट हो जाएगी। उद्दापन, एक्सटोर्शन, किसी चल अचल संपत्ति की मांग की जा रही है और मांग यदि की जा रही है और संपत्ति उसी समय दे दी जाए तो वह उद्दापन तुरंत लूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बताता हूं, जैसे ही मिनिमम 5 आदमी मिलकर लूट करते हैं तो वह लूट डकैती में परिणत हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, ये डकैती का अपराध करने के लिए निम्नांकित में से क्या आवश्यक है? निम्नांकित में से क्या आवश्यक है? तो मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने इसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका? ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? चोरी, उद्दापन, छल या चोरी या उद्दापन। मैंने अभी आपको क्या बताया कि चोरी और उद्दापन। चोरी जैसे डर दिखाओगे लूट में कन्वर्ट, पैसे जैसे ही मांगे, फिरौती जैसे ही मांगी, रुपया जैसे ही मांगा और उसने तुरंत संपत्ति नष्ट कर दी, तुरंत लूट में परिवर्तन। और लूट को लूट करने में अगर 5 व्यक्ति हुए तो तुरंत वह लूट डकैती में परिवर्तित हो जाएगी। तो चोरी या उद्दापन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है और श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है और वो कौन सी धारा दे रही है? तो मैंने क्या बताया था आपको, धारा 100। धारा 100 क्या कर रही है? उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दे रही है। एक मिनट, धारा 97, सॉरी, धारा 97 में प्रत्येक व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार देती है, चाहे वह शरीर के प्रति हो अपना या किसी अन्य का, या संपत्ति के प्रति हो। धारा 100 में क्या है? धारा 100 में वह 7 परिस्थितियां हैं जिसमें आप सामने वाले व्यक्ति की हत्या तक कारित कर सकते हैं, उसको मार भी सकते हैं अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा में, अपने सेल्फ डिफेंस में। ठीक है, अगला मामला है, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? ठीक है, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? तो लोक सेवक द्वारा किया गया यदि कोई कार्य है तो आपको लोक सेवक के प्रति आत्मरक्षा का अधिकार या प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता, या लोक सेवक का कोई व्यक्ति भी है, लोक सेवक की तरफ से कोई व्यक्ति भी आया है तो भी यह अधिकार आपको नहीं मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आत्मरक्षा का अधिकार है अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा और उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको बताया उपरोक्त सभी आत्मरक्षा के अधिकार में क्या है? धारा 95 से लेकर 106 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ठीक है, और अध्याय है 4, साधारण अपवाद, यानी कि बचाव इस अध्याय का नाम है। अब आपको क्या चीज इसमें समझनी है? जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होता है उसमें आप अपने शरीर की तथा अन्य के शरीर की रक्षा कर सकते हैं और अपनी संपत्ति या अन्य की संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, चलिए, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। ठीक है, अब महिला की लज्जा संबंधी जो प्रावधान है वो आईपीसी 354 में आते हैं। महिला की लज्जा का अनादर, महिला की लज्जा का अनादर किसमें आ जाता है? 354 में आ जाता है और आईपीसी में। तो आपको याद रखना है किसमें? आपका भारतीय दंड संहिता में। ठीक है, भारतीय दंड संहिता में इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? तो ये तो हो ही गया, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, शरीर व संपत्ति दोनों से। ठीक है, उसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 376 सीधे किसकी है? बलात् संघ की है, यानी कि रेप की है, जिसको बलात्कार नाम से भी जाना जाता है। तो आपको आंख बंद करके लगा देना है बलात्कार। अगली धारा है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धारा 120 ए। ठीक है, और धारा 120 बी में इसका दंड है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा को परिभाषित किया गया है? तो सेक्शन 159। सेक्शन 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है। दंगा किसको कहते हैं? जब दो व्यक्ति, कम से कम दो व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़कर क्या करते हैं?
लोक परिशांति में विघ्न उपस्थित करते हैं तो उसको दंगा कहा जाता है। मिनिमम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2, और सार्वजनिक स्थान होना चाहिए। जबकि जो 146 है बलवा है, बलवा में मिनिमम 5 आदमी होने चाहिए, स्थान कोई भी हो सकता है, और वह हिंसा तथा बल का प्रयोग करते हुए अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? कार्य करते हैं, तो वहां पर बलवा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है? तो मैंने अभी बताया 303, जो मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य का मामला था, जिसमें अभी धारा 303 में क्या था? धारा 303 में था आजीवन सिद्ध दोष द्वारा यदि कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट भोग रहा है और वह हत्या कर देता है तो उसको मृत्युदंड का प्रावधान है। पर सुप्रीम कोर्ट ने मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य के मामले में जो अनुच्छेद 14 है समता का अधिकार है और अनुच्छेद 21 है जो आपका जीवन जीने का अधिकार है, उसका उल्लंघन माना और धारा 303 को असंवैधानिक करार दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी, सीधे समझ जाइए, 304 ख दहेज मृत्यु, दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 7 वर्ष की सजा आप कैसे याद रख सकते हैं? दहेज मृत्यु कैसे मानी जाती है? दहेज मृत्यु 7 वर्ष के भीतर भीतर मानी जाती है विवाह के, तो 7 वर्ष के भीतर मानी जाती है, 7 वर्ष का ही न्यूनतम दंड का प्रावधान है। उसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से लेकर 409 तक किस विषय से संबंधित है? शरारत, जबरन वसूली, आपराधिक विश्वास भंग या छल? तो आपको क्या याद रखना है? आपराधिक विश्वास भंग, यानी कि आपराधिक न्यास भंग भी इसको कहते हैं। यानी कि आपने किसी को संपत्ति दी विश्वास पर कि भाई ये संपत्ति है, मैं कुछ समय बाद ले लूंगा, पर वो क्या काम करता है? उस विश्वास का भंग कर देता है। वो जो न्यास हुआ था, जो गठजोड़ हुआ था, उसका भंजन कर देता है, तो वह और उस संपत्ति को अपने कार्य के लिए प्रयुक्त कर लेता है। तो धारा 405 में आपराधिक न्यास भंग है, जो एक मतलब बहुत बड़ा अपराध है। फिर है धारा 60, छल की सजा का संबंध किस धारा से है? आईपीसी किस धारा में है? तो धारा 415 में छल की परिभाषा है। ठीक है, छल की जानकारी इसमें दी गई, धारा 415 में। ओके, और 417 इसके दंड का प्रावधान करती है। इसकी ये अच्छा दंड का ही पूछा गया है, क्षमा चाहता हूं। अगर छल की बात की गई है तो छल की परिभाषा 415 में, और छल की सजा यानी दंड की बात हो रही है तो 417 में है। ये बात आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी भी आईपीसी में दंडनीय अपराध है? मैंने आपको क्या बताया था कि अपराध के 4 प्रमुख तत्व हैं। मानव होना चाहिए, मेंसरिया दुराशय होना चाहिए, तीसरी बात है आपराधिक कृत्य होना चाहिए, और चौथी बात है क्षति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्षति होनी चाहिए। क्षति यानी कि किसी न किसी व्यक्ति मनुष्य द्वारा होना चाहिए, उसका बैड इंटेंशन होना चाहिए, उसने कोई ना कोई काम किया होना चाहिए आपराधिक कृत्य, उस दुराशय को आगे बढ़ाने के लिए आपराधिक कृत्य किया होना चाहिए, और क्षति कुछ ना कुछ पहुंचनी चाहिए मानव को या समाज को। संपत्ति की हो, ख्याति की हो, रुपया की हो, शरीर की हो, कोई भी उसको नुकसान पहुंचना चाहिए। तो अभी देखो, अगर मानव भी है, दुराशय भी है, तो और दुराशा होने के बाद तैयारी भी कर रहा है किसी को मारने के लिए, कट्टा, बंदूक या हथियार कुछ भी जुटा रहा है, तो अभी तक उसने अपराध नहीं किया है। बट एक अपराध ऐसा है जिसकी आप तैयारी भी अगर कर रहे हैं तो उसकी तैयारी करना भी अपराध है, वो है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, धारा 121। यदि आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए तैयारी भी करते मिले तो भी आप अपराधी घोषित किए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना। उसके बाद आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में है? तो आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण जो है वो 2 धाराओं में, धारा 305 में है, धारा 306 में। धारा 305 में है 18 साल से नीचे का बच्चा अगर उसे आप दुष्प्रेरित कर रहे हैं कि मर जा भाई तू, तेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है ठीक है, या कोई पागल व्यक्ति है, भाई तू क्या करेगा जिंदा रह गया, तुझे पता ही नहीं लगता दिन दुनिया का, तो उसे अगर आप दुष्प्रेरित कर रहे हैं और यदि वह व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो 305 में दुष्प्रेरक को मृत्युदंड का प्रावधान है। जबकि धारा 306 में इनसे भिन्न कोई भी व्यक्ति है, अगर आप उसको आत्महत्या को दुष्प्रेरण कर रहे हैं तो धारा 306 के अंतर्गत मिनिमम आपको 10 वर्ष का दंड
दिया जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध किससे है? तो सीधे आपको याद रखना है अटेम्प्ट टू मर्डर है, हत्या का प्रयास। ठीक है। आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट एवं उपहति, गहरी चोट, गंभीर चोट, उपहति, देखो जो 319 है उसमें है चोट, यानी हर्ट की परिभाषा है। ठीक है। हर्ट की परिभाषा क्या होता है? जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसी चोट पहुंचा दे जिससे उसको पीड़ा रहे या उसको अंग शैथिल्य हो जाए, टेम्परेरी अंग शैथिल्य मतलब हाथ पे मार दिया, हाथ तो मतलब बहुत देर तक काम ही नहीं कर रहा है, 2-4 घंटे हो गए, या जानबूझकर रोग को संक्रमित करता है, मान लिया कोरोना है और जाके जानबूझ के भाई देखिए ऐसे कर दिया, उसको कोरोना हो गया, तो वो उसको उपहति कारित करता है। ये 319 में है। जबकि 320 में क्या है? 320 में है गंभीर चोट। गंभीर चोट में के कितने प्रकार हैं? तो 8 प्रकार हैं। मैंने आपको क्या बताया था? पहला था पुंसत्व हरण, यानी कि किसी को क्या कर देना, उसकी प्रजनन करने की क्षमता को खत्म कर देना। ठीक है। उसका जो लिंग है वो काट देना, या उसका जो भी मतलब इस तरह की चोट पहुंचा देना कि उसका सिस्टम बिगड़ जाए पूरा। ठीक है। वो बच्चा पैदा करने के लायक ही ना रहे, ऐसा कर देना। दूसरा है अंग भंग कर देना, कोई जोड़ या उसको मतलब तोड़ काट के अलग कर देना, जोड़ को अलग कर देना। तीसरा है जोड़ या अंग की स्थायी शक्ति का नाश कर देना। चौथा है हड्डी तोड़ देना, दांत तोड़ देना। पांचवा है एक आंख को परमानेंट खत्म कर देना, मतलब आप गिनते जाइए, मैं बता रहा हूं। उसके बाद है कान को खत्म कर देना। उसके बाद ऐसी अगर आप और वो है सिर और चेहरे का स्थायी विद्रूपण, यानी कि चेहरा है ऐसा कोई चोट मार दिया कि चेहरा बस पूरी जिंदगी के लिए खराब हो गया, सिर जो है पूरे जीवन के लिए खराब हो गया। और उसमें अंतिम है ऐसी चोट पहुंचा देना जिससे मृत्यु तक हो सकती हो, या वह व्यक्ति कम से कम 20 दिन तक बहुत गंभीर कष्ट रहे, उसे गंभीर पीड़ा रहे, या और वह अपने जो दिन भर के कार्य हैं उनको करने में अक्षम हो जाए। तो ये 8 प्रकार हैं धारा 320 में, गंभीर चोट, ग्रीवियस हर्ट। अगला है आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? आंख बंद करके 141, इससे पहले भी आपको बता चुका हूं। गला थोड़ा खराब हो गया है, एक मिनट। एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध किस मामले से है? तो धारा 363 आईपीसी से, धारा 363 आईपीसी से है, ये आपको ध्यान रखना। अगला मामला है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420, देखो 420 क्या होता है? धोखाधड़ी होती है, सिंपल है। तो 415 में छल है, 417 में छल की दंड है, 420 में भी मतलब वही 420 ही धोखाधड़ी संबंधी बात है। तो 415 से 420 किसमें आता है? धोखाधड़ी में। 420 आपको पता ही है धोखाधड़ी होती है। उसके बाद अगला है रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है, तो रामू ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया? अतिचार की क्रिया, गृह अतिचार किया, सेंधमारी की, क्या किया उसने? आपको बताना पड़ेगा उसने क्या किया, बताइए क्या किया उसने? गृह अतिचार, अतिचार तो होता है मतलब गए बदतमीजी करना शुरू कर दिया। गृह अतिचार क्या हुआ? गृह अतिचार हुआ कि घर में घुस के बदतमीजी की, मारपीट की। ठीक है। अतिचार मतलब मारपीट की, बदतमीजी की, और घर में घुस के की तो ज्यादा गंभीर है। और तीसरा है आपका सेंधमारी, यानी इसको बोलते हैं गृह भेदन, गृह में घुस गया। ठीक है। खिड़की से घुस गया, जमीन दीवार तोड़ के घुस गया। ठीक है। हाउस ब्रेकिंग। तो यहाँ पे रामू ने क्या काम किया? रामू ने यहाँ पर सेंधमारी का कार्य किया, सेंधमारी का अपराध किया। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से किसी को गिरफ्तार होने से बचाने की दशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने तक का अधिकार है। ठीक है। कब कब मिलेगा? कि मृत्युदंड से दंडनीय अपराध की दशा में, या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दिशा में। मैंने आपको सीआरपीसी में पढ़ाया था, सीआरपीसी में मैंने आपको बताया था कि गिरफ्तारी कैसे होगी। गिरफ्तारी कैसे होगी? गिरफ्तारी में पहले पुलिस जाएगी, वारंट दिखाएगी और चलने के लिए कहेगी। यदि नहीं बैठता है तो क्या काम करेगी? थोड़ा स्पर्श करेगी, हाथ लगाएगी, भाई चलो गाड़ी में बैठ, थोड़ा धक्का देगी। अगर नहीं मानते हैं तो उसके बाद जो भी बल का प्रयोग करना है, थप्पड़, लात, डंडा, घूसे, जो भी करना है पुलिस करेगी। और अगर ऐसा होता है कि उस व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है
जिस अपराध के लिए या तो उसको मृत्युदंड मिलना है या उसको आजीवन कारावास की सजा भोगनी है और वो फरार होने का प्रयास करता है, तो पुलिस शूट एंड साइट वहां पर कर सकती है, उसका वहीं पे एनकाउंटर कर सकती है। तो निम्नलिखित में से किसको गिरफ्तार होने की दशा में, गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस को मृत्यु तक कारित करने का अधिकार है? आपका दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, मतलब मृत्युदंड और आजीवन कारावास। ऐसा अपराध किया है तो उसको ऐसे हो जाएगा। उसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में क्या है? तो आपको पता है कि अप्राकृतिक अपराध है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें यह है कि जो कोई भी व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध जाकर के कार्य करता है, यानी कि आप कह सकते हैं अननेचुरल उसके काम है, यानी कि देखो जो प्रकृति की व्यवस्था है वो पुरुष और स्त्री का संबंध है, नर और मादा का संबंध है, पर इसके अलावा भिन्न होकर जो पुरुष पुरुष के साथ में रहता है, स्त्री स्त्री के साथ में रह रही है, या मतलब पशु मतलब अलग तरह का भी है और अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई अपराध नहीं है, क्योंकि अगर कोई प्रकृति विरुद्ध कार्य कर रहा है तो वो एक अलग वर्ग की स्थापना कर रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कोई अलग वर्ग की स्थापना कर रहा है, तो धारा 377 को असंवैधानिक करार दे दिया गया, और ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? तो जयदेव बनाम स्टेट वाले मामले का संबंध इससे। तो और क्वेश्चन हम कल देखेंगे, और कल आईपीसी के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।